आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। वो इंसान जिसने मुगल सल्तनत की नींव रखी। सोचिए जरा, एक ऐसा शहजादा जो अपनी ही जमीन पर बार बार लगातार हारता रहा, बेघर हो गया, और फिर वही शख्स हिंदुस्तान आता है और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देता है जो यहाँ 300 सालों से ज्यादा राज करता है। ये कैसे हुआ? है ना कमाल की बात। बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से पकड़ते हैं। आखिर ये बाबर था कौन? उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उसकी जड़ों तक, उस दुनिया में जहां वो पला बढ़ा। बाबर की सबसे दिलचस्प चीज पता है क्या थी? उसका खानदान। मतलब उसकी रगों में दो ऐसे जबरदस्त विजेताओं का खून था जिनकी दुनिया में तूती बोलती थी। एक तरफ पिता के साइड से वो था तैमूर का वंशज, और दूसरी तरफ उसकी माँ कुतलुग निगार खानम, वो सीधे सीधे चंगेज खान के खानदान से आती थीं। सोचिए क्या जबरदस्त विरासत थी। और ये सब शुरू हुआ जब बाबर सिर्फ और सिर्फ 11 साल का था। साल था 1494। उसके पिता की अचानक मौत हो जाती है और रातों रात ये छोटा सा लड़का फरगना नाम की एक रियासत का बादशाह बन जाता है। ये जगह आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ती है। लेकिन देखिए, तख्त पर बैठना एक बात है और उस पर टिके रहना वो बिल्कुल दूसरी। बाबर के लिए बादशाहत फूलों का सेज नहीं थी। उसकी कहानी की शुरुआत जीत से नहीं, बल्कि एक के बाद एक दिल तोड़ देने वाली हार से हुई। बाबर के दिलो दिमाग पर बस एक ही चीज छाई हुई थी, समरखंद। वो खूबसूरत शहर जो कभी उसके परदादा तैमूर की राजधानी था। उसने उसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार कोशिश की। जीता भी, पर कभी जीत को संभाल नहीं पाया। 100 दिन, 8 महीने, और फिर वही नतीजा। उसे हर बार वहां से खदेड़ दिया गया। वो एक ऐसा शहजादा बन गया था जिसके पास अपना कहने को कुछ नहीं था। और इस दर्द को बाबर ने खुद अपने शब्दों में बयां किया है। वो लिखता है, अपनी जवानी के दिनों में मैंने कभी 2 रमजान एक ही जगह पर नहीं मनाए। सोचिए इस लाइन की गहराई। मतलब इतनी अस्थिरता, इतनी बेचैनी कि कभी 2 त्योहार एक शहर में मनाने नसीब नहीं हुए। न कोई घर, न कोई ठिकाना। तो जब मध्य एशिया में सारे दरवाजे बंद हो गए तो बाबर ने क्या किया? उसने अपनी नजरें घुमाईं, पश्चिम की तरफ से मुंह मोड़कर पूरब की ओर देखा। और पूरब में क्या था? हिंदुस्तान। शायद उसकी किस्मत वहीं लिखी थी। और कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बाबर कोई बिन बुलाया मेहमान नहीं था। अरे, उसे तो बाकायदा दावत दी गई थी। उस वक्त दिल्ली में इब्राहिम लोदी का राज था और उसके अपने ही लोग उससे खुश नहीं थे। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी, सुल्तान के चाचा आलम खान लोदी, यहाँ तक कि मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा, इन सब ने मिलकर बाबर को न्योता भेजा। इनका प्लान सिंपल था, बाबर आएगा, लोधी को हराएगा और अपना काम करके वापस चला जाएगा। लेकिन कहानी में कुछ और ही लिखा था। और बस इसी न्योते के साथ उस जंग की जमीन तैयार हो गई। एक ऐसी जंग जो हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब जरा पानीपत के मैदान का नजारा देखिए। एक तरफ बाबर, जिसके पास मुश्किल से 15,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, जिसकी फौज में करीब 1 लाख सैनिक और 1,000, जी हाँ, 1,000 जंगी हाथी थे। कोई भी इसे देखकर यही कहता कि ये लड़ाई नहीं, ये तो एक तरफा मामला है। बाबर का जीतना नामुमकिन था। तो फिर ये नामुमकिन काम मुमकिन हुआ कैसे? इसका राज ताकत में नहीं, बल्कि दिमाग में था, तकनीक और रणनीति में। बाबर अपने साथ 2 सीक्रेट वेपन लेकर आया था। पहला, तोपखाना। हिंदुस्तान की जमीन पर पहली बार तोपों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। उन तोपों की गगनभेदी आवाज ने लोदी के हाथियों को ऐसा बिदकाया कि वो घबराकर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। और दूसरा हथियार था एक खास युद्ध नीति जिसे तुलुगमा कहते हैं। इसमें सेना के 2 हिस्से दुश्मन को साइड से जाकर पीछे से घेर लेते हैं। बस इन 2 चीजों ने एक छोटी सी सेना को एक विशाल फौज पर भारी पड़वा दिया। लेकिन पानीपत तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। अगले ही साल खानवा में राणा सांगा को हराया, फिर चंदेरी का किला जीता, और फिर घाघरा में बचे कुचे अफगानों को भी शिकस्त दी। मतलब ये एक के बाद एक जीत, और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत पर बाबर का कब्जा हो गया। तो सिर्फ 4 साल,
सिर्फ 4 साल के अंदर एक हारे हुए बेघर शहजादे ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाल दी जो यहाँ सदियों तक राज करने वाला था। कमाल है ना? पर बाबर की कहानी सिर्फ जंग और जीत की कहानी नहीं है, उसकी एक और पहचान भी थी। कम लोग जानते हैं कि बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी जिसका नाम है बाबरनामा, और ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये इतनी ईमानदारी से लिखी गई है कि बाबर ने इसमें अपनी जीत के साथ साथ अपनी हार, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां सबके बारे में खुलकर बात की है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम सीधे उसके दिमाग के अंदर झांक रहे हों। और फिर 1530 में हिंदुस्तान जीतने के महज 4 साल बाद बाबर की मौत हो गई। उसे पहले आगरा में ही दफनाया गया, लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, वो शहर जिससे उससे बेहद प्यार था। तो बाद में उसकी इच्छा का सम्मान किया गया और उसके अवशेषों को काबुल ले जाया गया। ये बात दिखाती है कि हिंदुस्तान का बादशाह बनने के बाद भी उसका दिल हमेशा अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। और यही हम अपनी बात को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, एक हारा हुआ शहजादा जो सिर्फ 4 साल की लड़ाइयों से एक साम्राज्य खड़ा करता है। वो साम्राज्य इतना मजबूत कैसे बना कि आने वाली कई पीढ़ियों तक हिंदुस्तान पर राज करता रहा? ये कैसे हुआ? यही बाबर की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है।